पुराने हॉलीवुड में ये सवाल कि कौन समलैंगिक था और कौन नहीं, उद्योग के सबसे सख्ती से छिपाए गए रहस्यों में से एक था। यह वह समय था जब छवि का मतलब सब कुछ था और अनुकूल होने का दबाव तीव्र था। कई बड़े सितारों के लिए अपनी सच्चाई उजागर करना एक विकल्प नहीं था। जबकि कुछ लोगों ने बहादुरी से जीवन के बाद के हिस्से में बाहर आने का फैसला किया, अन्य ने गुप्त रूप से जीना जारी रखा। उनके बारे में फुसफुसाहट और अटकलें वर्षों तक बढ़ती रहीं। लेकिन आज हम आपके पसंदीदा सितारों में से कुछ का खुलासा करने जा रहे हैं जो छुपे हुए मामले थे और उन्होंने अपने जीवन भर इस रहस्य को शानदार तरीके से छुपाए रखा। क्लिंट ईस्टवुड। क्लिंट ईस्टवुड के गुप्त जीवन या उनके करियर में इसकी भूमिका पर चर्चा करते समय यह पूरी तरह से अस्पष्ट है। क्लिंट ईस्टवुड का उनके जीवन में महिलाओं के साथ संबंधों से लगातार जुड़ाव रहा है, जबकि निस्संदेह उनके पास ऐसा आकर्षण था जो हॉलीवुड को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक उद्योग जिसे छिपे हुए रिश्ते और जटिल गतिशीलता के लिए जाना जाता है। हालांकि पुराना हॉलीवुड वास्तव में एक ऐसी जगह थी जहां व्यक्तिगत रिश्तों और करियर उन्नति के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती थीं। कुछ सितारों और निर्देशकों के बारे में बिना बोले समझौतों और अफवाहों का फैलाव होता था, जो कभी कभी अटकलें लगाने तक ले जाता था। क्लिंट के साथ आर्थर लुबिन के संबंध ने विशेष रूप से रुचि जगमगाई, खासकर तब जब लुबिन ने क्लिंट को कई फिल्मों में निर्देशित किया और वह एक कुछ हद तक निजी व्यक्ति थे जो कभी शादी नहीं करते थे। इससे कुछ लोग सोचने लगे कि उनके संबंध में और भी कुछ था, विशेष रूप से क्योंकि हॉलीवुड ऐसा स्थान था जहां करियर को शक्तिशाली हस्तियों के साथ मित्रता या मार्गदर्शन से प्रभावित किया जा सकता था। फिर भी क्लिंट ईस्टवुड के करियर की दिशा, विशेषकर 1960 के दशक के बाद, ने बड़ी हद तक खुद के लिए ही बात की। जैसे जैसे उन्होंने अधिक गंभीर भूमिकाएं निभाई और निर्देशन में कदम रखा, उन्होंने एक विशिष्ट शैली विकसित की जो उनकी मजबूत मौन अपील पर जोर देती थी और एक मजबूत अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान को और मजबूत किया। उस समय तक उनके व्यक्तिगत संबंधों या शुरुआती करियर प्रोत्साहनों की कोई भी कानाफूसी उनके स्क्रीन पर उपस्थिति और फिल्म में उनके योगदान द्वारा ढक गई थी। रिचर्ड प्रायर। प्रायर की विधवा जेनिफर ली प्रायर ने 2018 में कुछ चौंका देने वाले विवरण साझा किए, बताते हुए कि रिचर्ड का एकमात्र मार्लन ब्रांडो के साथ संबंध था। ली के अनुसार प्रायर अपने करीबी दोस्तों के साथ अपनी उभयलिंगिता के बारे में स्पष्ट थे, विशेष रूप से 1970 के दशक के स्वतंत्रता भरे दिनों में। जेनिफर ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, यह 70 का दशक था, नशे तब भी अच्छे थे। यदि आपने पर्याप्त मात्रा में कोकीन लिया होता तो आप एक रेडिएटर के साथ समय बिताते और सुबह उसे फूल भेजते। यह हास्य बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कुछ रिचर्ड ने खुद कहा हो, लेकिन यह सारी बात नहीं है। अपनी आत्मकथा प्रायर कन्विक्शंस में रिचर्ड ने मात्राशाह एक ट्रांस महिला के साथ 2 सप्ताह के रिश्ते का वर्णन करते हुए इसे 2 सप्ताह का समलैंगिक अनुभव कहा। यह एक समय था जब यौनता को लेकर अन्वेषण करना अधिक वर्जित था, लेकिन प्रायर ने सामाजिक मानदंडों को उन्हें उनकी शर्तों पर जीवन जीने से नहीं रोका। उनके अनुभवों को अपनाने का उनका साहस उन्हें इतना वास्तविक और संवेदनशील बनाता है कि उनके दर्शकों। दिलचस्प बात यह है कि रिचर्ड ने स्टेज पर अपने अनुभवों को भी संबोधित किया। अपने पहले विशेष शो लिव इन स्मोकिन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कार्य करने का मजाक बनाया और यहां तक कहा, मैंने एक सेंसर चूसा है जिससे दर्शक हंस पड़े, लेकिन यह उनकी सच्ची ईमानदारी के एक अन्य आयाम को भी जोड़ता है। 1977 में उन्होंने हॉलीवुड बाउल में एक गे राइट्स शो में प्रदर्शन किया, जो उस समय एक साहसी कदम था और दिखाता था कि प्रायर केवल अपने अतीत के बारे में खुला नहीं था, बल्कि वह एक सहयोगी भी थे। हालांकि हर कोई रिचर्ड के जीवन के इस हिस्से को स्वीकार नहीं करता था। उनकी बेटी रेन प्रायर ने अपने पिता की उभयलिंगिता के बारे में दावों का सार्वजनिक रूप से खंडन किया है। हालांकि जेनिफर ली ने कहा कि रेन शायद सिर्फ इनकार में है, जबकि उनके परिवार का दृष्टिकोण अलग है। प्रायर की विरासत एक नवाचारी कॉमेडियन और खुद से न डरने वाले व्यक्ति के रूप में बनी रहती है। जॉर्ज टकई, स्टार ट्रैक के दिग्गज और समानता और मानवाधिकारों के लिए एक गर्वित प्रवक्ता। लेकिन अपने जीवन के अधिकांश हिस्से में टकई को लगा कि उन्हें अपने एक हिस्से को छुपा कर रखना होगा। आइए देखते हैं कि किस चीज ने उन्हें यह निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया और वह यात्रा जिसने उन्हें अपने असली रूप को अपनाने के लिए सशक्त किया। लेफ्टिनेंट सुलू के रूप में दुनिया भर में जाने जाने वाले टाकाई ने बीबीसी हार्ड टॉक इंटरव्यू में साझा किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इस हिस्से को इतने लंबे समय तक निजी क्यों रखा, जब वह ऐसे समय में बड़े हो रहे थे जब स्वयं के बारे में खुलकर बोलना व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं था। विशेष रूप से हॉलीवुड में टेकई ने महसूस किया कि अपनी सच्चाई प्रकट करने का अर्थ उनके अभिनय करियर का अंत हो सकता है। यह एक ऐसा उद्योग था जहां समाज की अपेक्षाओं से अलग कुछ भी अवसरों को सीमित या समाप्त कर सकता था। टाकेई की व्यक्तिगत यात्रा में अतिरिक्त चुनौतियां थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक छोटे लड़के के रूप में उन्होंने अपने बचपन का कुछ हिस्सा जापानी अमेरिकी नजरबंदी शिविर में बिताया, जहां उन्हें पूर्वाग्रह और कैद का सामना करना पड़ा। उन शुरुआती वर्षों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक वयस्क के रूप में उन्होंने अपने चारों ओर एक अदृश्य कांटेदार तार का बाड़ा बना लिया।
एक बाधा जो उनके जीवन के एक हिस्से को निजी रखने की आवश्यकता के कारण बनी थी, लेकिन अंततः टाकेई ने उस बाधा से बाहर निकलने का फैसला किया। 2005 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी सच्चाई साझा की और LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक प्रमुख आवाज बन गए। फिर 2008 में उन्होंने अपने लंबे समय के साथी ब्रैड ऑल्टमैन से शादी की। टेकई की खुलापन अनगिनत लोगों को प्रेरित कर चुका है, विशेष रूप से LGBTQ+ समुदाय के भीतर, जहां उन्हें सुलू के रूप में ही नहीं बल्कि समानता और समझ के लिए एक चैंपियन के रूप में भी पहचाना जाता है। लॉरेंस ओलिवियर। हालांकि ओलिवियर का पेशेवर जीवन अच्छी तरह से प्रलेखित हुआ, उनका व्यक्तिगत जीवन बहुत अधिक अटकलों और बहस का विषय रहा है। जीवनीकार डोनाल्ड स्पोटो ने एक बार दावा किया था कि ओलिवियर खुले तौर पर जिज्ञासु थे और उनके पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ संबंध थे। स्पोटो के अनुसार ओलिवियर ने पुरुषों के साथ कुछ रोमांटिक संबंध बनाए थे, जिनमें उनके युवा वर्षों में अभिनेता हेनरी एनली के साथ एक संक्षिप्त रिश्ता शामिल था। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वे एक अलग कहानी बताते हैं। ओलिवियर के जीवनी लेखक टेरी कोलमैन स्पोटो के दावों को चुनौती देते हैं, यह तर्क देते हुए कि ओलिवियर के शायद 1 या 2 घनिष्ठ संबंध पुरुषों के साथ रहे होंगे। यह उनके युवावस्था का हिस्सा था, न कि एक स्थायी जीवन शैली। और एक अन्य जीवनी लेखक फिलिप जीगलर ने और भी आगे बढ़ते हुए सुझाव दिया कि ओलिवियर की उभयलिंगिता का विचार समय के साथ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है और वह मुख्य रूप से महिलाओं में रुचि रखते थे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति था जिसने ओलिवियर का दिल जीता था तो वह थी विवियन ली। यह जोड़ा 1940 में विवाह के बंधन में बंधा और उनकी रोमांस उतनी ही प्रबल थी जितनी कि सार्वजनिक। उन्होंने दिल से लिखी चिट्ठियां एक दूसरे को भेजी, जिसमें ओलिवियर ने ली को अपने रत्न समक्ष कहते हुए उनके प्रति गहरी भावनाएं प्रकट की। उनका प्रेम संबंध युगों तक याद रखा जाएगा और बाद में उनके अलग हो जाने के बावजूद यह स्पष्ट है कि विवियन उनके दिल में विशेष स्थान रखती थी। चक कॉनर्स। कई इतिहासकार लिखते हैं कि चक गे नहीं थे, लेकिन उसी समय कई लिखते हैं कि वे थे। इसका कारण सरल है, उनका पेशेवर जीवन अच्छी तरह से प्रलेखित था, लेकिन उनका निजी जीवन काफी हद तक निजी था, जिसके कारण उनके रिश्तों के बारे में अफवाहें फैल गईं। हालांकि उनके कई पुरुषों के साथ करीबी दोस्ती थी, जो कई लोगों के लिए सामान्य जीवन का हिस्सा है। कुछ ने अटकलें लगाई हैं कि ये संबंध कुछ अधिक संकेत कर सकते हैं, लेकिन तथ्यों द्वारा एक अलग कहानी सामने आती है। कॉनर्स ने अपने जीवन भर 3 शादियां की, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से समाप्त हुई। उनकी पहली पत्नी एलिजाबेथ रुडेल एक कनाडाई थी और वह उनकी साझेदार 1948 से 1962 तक रही। उनके तलाक के बाद उन्होंने भारतीय अभिनेत्री कमला देवी से शादी की, जिनके साथ उन्होंने जेरोनिमो में अभिनय किया। उनकी शादी 1963 से 1972 तक चली। कॉनर्स की तीसरी शादी अभिनेत्री फेथ क्विबियस के साथ 1977 से 1980 तक चली। इनमें से प्रत्येक रिश्ते महिलाओं के प्रति रोमांटिक रुचि को दर्शाता है, जो उनकी यौनिकता के बारे में अफवाहों का खंडन करता है। वास्तव में कॉनर्स की यौनिकता के बारे में कई अफवाहें उनके दोस्ती और सामाजिक जीवन को लेकर साधारण गलत फहमी पर आधारित प्रतीत होती हैं, न कि किसी विश्वसनीय प्रमाण पर। तो आप क्या सोचते हैं, क्या वह समलैंगिक थे? टायरॉन पावर। टायरॉन पावर एक हॉलीवुड के दिल की धड़कन थे, जिनकी प्रतिभा और लुक्स ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित प्रमुख पुरुषों में से एक बना दिया। लेकिन उनके आकर्षक ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व के पीछे एक कहानी है जो रहस्य, रोमांच और अफवाहों से भरपूर है। पावर के निजी जीवन पर सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले स्रोतों में से एक पुस्तक द सीक्रेट लाइफ ऑफ टायरॉन पावर है, जिसे हेक्टर आर्से ने लिखा है। आर्से ने दावा किया कि पावर का वाकई में हॉलीवुड की कुछ प्रमुख महिलाओं जैसे लाना टर्नर, जूडी गार्लैंड और लिंडा क्रिश्चियन के साथ रोमांटिक संबंध था। लेकिन उन्होंने पावर के प्रेम जीवन के एक और गुप्त पहलू का भी संकेत किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के साथ गुप्त संबंधों का सुझाव दिया। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि किताब का शीर्षक जितना नाटक दर्शाता है उतना वास्तव में प्रदान नहीं करता, जिससे पाठक के पास सवाल अधिक और जवाब कम रहते हैं। और फिर हैं स्कॉटी बावर्स, एक प्रकार से हॉलीवुड के फिक्सर, जिन्होंने अपनी आत्मकथा फुल सर्विस में दावा किया कि उन्होंने उस समय के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं के लिए गुप्त मुलाकातों की व्यवस्था की, जिनमें टायरॉन पावर भी शामिल थे। बावर्स ने पुराने हॉलीवुड की एक तस्वीर पेश की, जहां सितारों ने अपने करियर और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए गुप्तता पर भरोसा किया। बावर्स के अनुसार उन्होंने पावर और कई अन्य लोगों को उनकी निजी जिंदगी को छुपाने में मदद की, जो पावर के संबंधों के रहस्य को और भी बढ़ाती है। हालांकि पावर की कहानी अनोखी नहीं है। उनका नाम अक्सर अन्य प्रसिद्ध नामों जैसे एरोल फ्लिन, मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट, साल मिनियो और चार्ल्स लॉटन के साथ लिया जाता है, जिनके बारे में अफवाहें थीं कि उनका निजी जीवन उनकी ऑन स्क्रीन छवि से अलग था। पावर के निधन के बाद के वर्षों में कई किताबें इन अफवाहों की खोज करती रहीं, जिनमें से कुछ का दावा था कि वह समलैंगिक या उभयलिंगी थे। फिर भी ठोस पुष्टि के बिना पावर की सच्ची कहानी मायावी बनी रहती है, हॉलीवुड की चमक और गोपनीयता की परतों में छुपी हुई। जिम नेबर्स।
वह व्यक्ति जिसने गोमर पायले को उनके शास्त्रीय देशी हास्य के साथ जीवंत किया और गर्म बैरिटोन गायन की आवाज। एंडी ग्रिफिथ शो और गोमर पायल यूएसएमसी के प्रशंसकों के लिए वह प्यारा हास्यास्पद किरदार था जिसके पास बड़ा दिल और यादगार गौली था। लेकिन पर्दे के पीछे नेबर्स ने एक शांत, अधिक व्यक्तिगत जीवन जिया जिसे केवल कुछ करीबी दोस्त और सहयोगी ही वास्तव में जानते थे। नाबर्स की यौनिकता उन लोगों के बीच एक खुला राज थी जो 1960 और 1970 के दशक में उनके साथ काम करते थे। उन्हें कम उम्र में ही पता चल गया था कि वह अलग हैं, लेकिन रूढ़िवादी उद्योग और युग में उन्होंने अपने जीवन के इस हिस्से को निजी रखने का निर्णय लिया। नाबर्स के लिए उनके सार्वजनिक और निजी जीवन के बीच एक अलगाव बनाए रखना उन्हें काम करते रहने और अपने व्यक्तिगत संबंधों की सुरक्षा करने की अनुमति देता था। दबाव के बावजूद चुप रहने के लिए नेबर्स ने लगभग 4 दशकों तक चलने वाला प्यार और साथी पाया। 2013 में उन्होंने अपने साथी स्टैन कैडवालैडर से सिएटल, वॉशिंगटन में विवाह किया, ठीक उसी समय जब राज्य में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया था। अपने जीवन पर विचार करते हुए नेबर्स ने एक बार हवाई न्यूज नाउ के साथ साझा किया कि उन्हें धन्य महसूस हुआ कि उन्होंने इतने लंबे समय तक किसी के साथ अपना जीवन साझा करने का अवसर पाया। चार्ल्स लॉटन शास्त्रीय हॉलीवुड के एक सच्चे पावर हाउस थे, जिनकी विरासत उनके अविस्मरणीय भूमिकाओं और आकर्षक व्यक्तिगत जीवन द्वारा चिह्नित है। स्क्रीन पर अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले लॉटन ने द प्राइवेट लाइफ ऑफ हेनरी आठवें, म्यूटनी ऑन द बाउंटी और विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। लॉटन ने साथी अभिनेत्री एल्सा लैनचेस्टर के साथ 1937 में एक रिश्ता शुरू किया और 2 साल बाद दोनों की शादी हो गई। उनकी साझेदारी हॉलीवुड के लंबे समय तक चलने वाले विवाहों में से एक थी, जो लॉटन की मृत्यु तक बनी रही। उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिनमें रेम्ब्रांट और विटनेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शामिल हैं, जहां दोनों को अकादमी अवार्ड नामांकन प्राप्त हुए। लेकिन उनके लंबे समय के विवाह के पीछे एक जटिल गतिशीलता थी, जिसमें पेशेवर सम्मान के साथ एक जटिल व्यक्तिगत संबंध शामिल था। लॉटन का निजी जीवन जटिल था। यद्यपि वे विवाहित थे, फिर भी हॉलीवुड के अंदरूनी लोग उन्हें पुरुषों और महिलाओं दोनों के प्रति आकर्षित माना करते थे। फुल सर्विस के अनुसार स्कॉटी बावर के पुराने हॉलीवुड के बारे में संस्मरण में लॉटन को टायरॉन पावर के लिए गहरा लगाव था और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी का बड़ा हिस्सा पुरुषों के साथ गुप्त संबंधों के माध्यम से जिया। जबकि लॉटन और लैनचेस्टर के बच्चे न होने के कारणों को लेकर अटकलें थीं, उनकी दोस्त मॉरिन ओहारा ने सुझाव दिया कि यह लैनचेस्टर से संबंधित एक स्वास्थ्य समस्या के कारण था। लैनचेस्टर ने बाद में खुद स्वीकार किया कि उन्होंने बच्चे न पैदा करने का निर्णय लिया, जिससे उनकी कहानी में एक और परत जुड़ गई। पॉल विनफील्ड। इसमें कोई शक नहीं कि पॉल विनफील्ड एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जो साउंडर में अपने अविस्मरणीय भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे, डी टर्मिनेटर और कई अन्य क्लासिक फिल्मों में। जबकि उनके पर्दे पर उनकी प्रतिभा साफ नजर आती थी, विनफील्ड का निजी जीवन अधिक निजी यात्रा थी। विनफील्ड का एक प्यार भरा, लंबे समय तक चलने वाला संबंध आर्किटेक्ट और सेट डिजाइनर चार्ल्स गिलन जूनियर के साथ था, जो चार्ल्स के 2002 में निधन तक 30 साल चला। उनके संबंध गहरे और स्थायी थे और दोनों को लॉस एंजलिस में एक साथ दफनाया गया है। एक ऐसी अवधि में जब हॉलीवुड LGBTQ+ अभिनेताओं के प्रति विशेष रूप से स्वागतपूर्ण नहीं था, विनफील्ड कई अन्य लोगों की तरह अपने निजी जीवन को छुपाने के लिए मजबूर महसूस करते थे। उनके मित्र अभिनेता निर्माता जैक लार्सन ने एक बार साझा किया कि जबकि विनफील्ड दोस्तों के बीच खुलेआम समलैंगिक थे, वह जनता के सामने विवेकशील रहते थे। काम खोने का डर बहुत वास्तविक था, खासकर उनके समय के अभिनेता के लिए, जिसे उस समय के दबावों और पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता था। खुलासा करने से पहले विनफील्ड का नाम उनके साउंडर सह कलाकार सिस्ली टायसन के साथ जोड़ा गया था। बताया जाता है कि दोनों ने जोड़े के रूप में दिखावा किया था ताकि विनफील्ड अपनी निजी जिंदगी को छुपा सकें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में अवांछित सवालों से बच सकें। इस रिश्ते ने उन्हें अपने करियर और सच्चे स्व को सुरक्षित रखने में मदद की। वॉल्टर पिजन हॉलीवुड के सबसे गरिमापूर्ण प्रमुख अभिनेताओं में से एक थे। उन्हें मिसेस मिनिवर, द फॉरबिडन प्लैनेट और कई अन्य क्लासिक फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए सराहा गया। अपनी परिष्कृत उपस्थिति और गहरी प्रभावशाली आवाज के साथ पिजन सिनेमा के स्वर्ण युग का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। लेकिन अपनी पीढ़ी के कई सितारों की तरह उनकी कहानी पर्दे पर दिखी हुई से कहीं अधिक है। कनाडा में जन्मे पिजन ने शुरुआत में कानून में करियर बनाने की कोशिश की थी, इससे पहले कि उन्होंने अभिनय के प्रति अपने जुनून को पाया। वह हॉलीवुड चले गए, जहां उन्होंने 1930 और 1940 के दशक में अपनी पहचान बनाई, खासकर अग्रणी अदाकाराओं जैसे ग्रियर गार्सन के साथ भूमिकाओं के कारण। ये जोड़ी एक प्रिय स्क्रीन पर जोड़ी थी और उनकी विशेषकर मिसेस मिनिवर में की गई प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उन्हें दोनों को प्रशंसा और अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। अपनी सफलता के बावजूद पिजन ने अपने व्यक्तिगत जीवन को तुलनात्मक रूप से निजी
अपने साथियों के बीच एक सज्जन के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने हॉलीवुड की पार्टी दृश्य से दूरी बनाए रखी और अपने कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि वो शादीशुदा थे, 2 बार शादी करने के बावजूद उनका ऑफ स्क्रीन जीवन उल्लेखनीय रूप से शांत था। हालांकि वे एमजीएम के सबसे पसंदीदा प्रमुख पुरुषों में से एक बन गए थे। उनके निजी संबंधों के बारे में यहां वहां कुछ चर्चाएं थीं, लेकिन पिजन ने हमेशा सार्वजनिक दृष्टिकोण में एक गरिमापूर्ण और आरक्षित छवि बनाए रखी। जो फ्लिन एक ऐसा नाम था जो तुरंत याद नहीं आता, लेकिन उनके चेहरे और आवाज को क्लासिक टेलीविजन और फिल्म के प्रशंसक आसानी से पहचान सकते हैं। 1960 के दशक के सिटकॉम मैकहेल्स नेवी में कैप्टन वालेस बिंगहैम्पटन की भूमिका के लिए प्रसिद्ध फ्लिन का करियर, उनकी विशिष्ट कॉमिक शैली और यादगार प्रदर्शन। 8 नवंबर 1924 को यंगस्टाउन, ओहायो में जन्मे फ्लिन का प्रारंभिक जीवन शिक्षा और मनोरंजन का मिश्रण था। उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने नाटक और राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। मनोरंजन में उनका प्रारंभिक कदम एक वेंट्रिलॉक्विस्ट और रेडियो कलाकार के रूप में था, शुरुआत से ही अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाते हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्लिन ने सेना के विशेष सेवा शाखा में सेवा की, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी दी। युद्ध के बाद वह हॉलीवुड चले गए और 1954 में द बिग चेज में अपनी फिल्म की शुरुआत की। फ्लिन को बड़ी सफलता मिंकहेल्स नेवी के साथ मिली, जहां उनके हास्यास्पद परंतु प्यारे कप्तान बिंगहैम्पटन के चित्रण ने उन्हें दर्शकों के प्रिय बना दिया। उनकी हास्य क्षमता और अनोखी आवाज ने इस किरदार को यादगार बना दिया। इस भूमिका के अलावा फ्लिन 1960 और 1970 के दशकों में डिज्नी फिल्मों में एक सामान्य चेहरा बन गए। लव बग और द कंप्यूटर वर्ल्ड टेनिस शूज जैसी क्लासिक्स में दिखाई दिए। माइकल कियरन्स खुद को रॉक हडसन के जीवन और विकल्पों पर विचार करते हुए पाते हैं, जो उद्योग के सबसे प्यारे फिर भी छुपे हुए व्यक्तित्वों में से एक थे। अपने एकल शो रॉक में कियरन्स उस राह को खोजते हैं जो उन्होंने अपना सकती थी, एक राह जो हडसन ने अपनाई थी, जहां प्रसिद्ध का मतलब अपनी असली पहचान को छुपाना था। कियरन्स हडसन के साथ गहरी समानता का वर्णन करते हैं। दोनों मिडवेस्ट से आए, दोनों के पास क्लासिक लीडिंग मैन लुक्स थे और दोनों हॉलीवुड में स्टारडम के सपने लेकर आए। लेकिन जहां हडसन ऐसे समय में जीवित थे जब एक समलैंगिक पुरुष होने का मतलब सब कुछ दांव पर लगाना था, कियरन्स ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुलकर जीना चुना, अपनी पहचान को अपनाया, भले ही इसका मतलब कम भूमिकाएं या कम प्रसिद्धि हो। पीछे मुड़कर देखने पर वह समझता है कि वह किसी को मुझे उस हॉलीवुड छवि में ढालने दे सकता था जो हडसन को निभानी पड़ी, लेकिन वह आभारी है कि उसने अलग रास्ता चुना। रॉक में कियरन्स हडसन के छिपे हुए जीवन को खोलते हैं, सीधे दिखने के दबावों से लेकर 1985 में एड्स संबंधित जटिलताओं से मरने वाली पहली सार्वजनिक हस्तियों में से एक के रूप में उनके दिल दुखाने वाले अंत तक। कियरन्स 1983 में एक स्नानागार में हडसन के साथ एक संक्षिप्त मुलाकात को भी याद करते हैं, एक ऐसा क्षण जिसने हडसन के जीवन को उनके लिए और अधिक वास्तविक और संबंधित बना दिया। कियरन्स ने महसूस किया कि हालांकि हडसन की प्रसिद्धि प्रभावशाली थी, लेकिन यह एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर आई थी, शांति और प्रामाणिकता का बलिदान। डैनी काय ने 1940 में सिल्विया फाइन से शादी की और यह साझेदारी केवल रोमांटिक नहीं थी बल्कि पेशेवर भी थी। फाइन ने काय के करियर को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गाने और रूटीन लिखे जो उनके प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। हालांकि उनकी शादी ने चुनौतियों का सामना किया और दंपति 1947 में अलग हो गए। हालांकि वे उनके करियर के दौरान करीबी साथी बने रहे। उनके अलगाव और के अपने रहस्यमयी स्वभाव के संगम ने उनकी निजी जिंदगी और विवाह के बाहर के संबंधों के बारे में लंबे समय से चल रही अफवाहों को और बढ़ावा दिया। वर्षों में कई जीवनी और हॉलीवुड के अंदरूनी लोगों ने संकेत दिया है कि के का पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ रोमांटिक संबंध हो सकता था। उस समय की सामाजिक अपेक्षाओं को देखते हुए यह अटकलें विशेष रूप से दिलचस्प थीं, क्योंकि के ने अपनी अनूठी संवेदनशीलता और नाटकीय शैली के लिए जाने जाते थे, जिन गुणों को हॉलीवुड में कुछ लोग बहुत नरम या बहुत नाटकीय मानते थे। अक्सर एक अलग तरह की मर्दानगी का सुझाव देने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द, लेकिन सिर्फ उनके व्यवहार ने ही चर्चा को जिंदा नहीं रखा। हॉलीवुड के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के साथ काय की करीबी दोस्ती और व्यक्तिगत संबंधों ने अफवाहों को बनाए रखा जिंदा। शायद सबसे चौंकाने वाली कहानी के की लॉरेंस ओलिवियर के साथ दोस्ती से जुड़ी है। विवियन ली, ओलिवियर की पत्नी, की हाल ही में आई एक जीवनी में सुझाव दिया गया था कि उनकी शादी को ली के मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों से ही नहीं, बल्कि ओलिवियर और के बीच संभावित रोमांटिक संबंध की वजह से भी तनाव हो सकता था। हालांकि इसे साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, यह धारणा के की विरासत में एक दिलचस्प मोड़ जोड़ती है। ओलिवियर और के करीबी होने की बात जानी जाती है और कुछ विवरण उन्हें एक गहरे संबंध में बतलाते हैं। सर जॉन गिलगुड ने कभी अपनी यौनिकता नहीं छुपाई, लेकिन वह उस समय के व्यक्ति थे जब खुलेआम समलैंगिक होना कठोर परिणाम ला सकता था।
खासकर सार्वजनिक रूप में। इसके बावजूद उन्होंने प्रामाणिक रूप से जीने का तरीका ढूंढ लिया, अपना व्यक्तिगत जीवन चर्चा में न लाने का विकल्प चुना, खुलकर। हालांकि 1988 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की, अपने लंबे समय के साथी के साथ अपने संबंध को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। मार्टिन हेंसलर। यह शांत खुलासा उनकी संबंध की मजबूती के बारे में बहुत कुछ कहता था, भले ही गिलगुड को इसके बारे में और बोलने की आवश्यकता कभी महसूस नहीं हुई। गिलगुड के लिए यह छुपाने के बारे में नहीं था, यह गरिमामय गोपनीयता बनाए रखने के बारे में था, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जिस समय कई अभिनेताओं को अपने संबंधों को पूरी तरह से छिपाकर रखना पड़ता था, उस समय निजी जीवन के प्रति गिलगुड का दृष्टिकोण शांत साहस का था। हेंसलर को स्वीकार करने का उनका निर्णय एक सार्थक विकल्प था, विशेष रूप से उस समय की LGBTQ+ व्यक्तियों के प्रति अक्सर क्षमाशील न दृष्टिकोण को देखते हुए। गिलगुड का हेंसलर के साथ संबंध उनकी करियर की तरह समर्पण और ईमानदारी से भरा था। जब गिलगुड का निधन 2000 में 96 वर्ष की आयु में हुआ, उन्होंने केवल थिएटर और फिल्म में एक अप्रतिम विरासत नहीं, बल्कि प्रामाणिकता के साथ जिए जीवन का एक शांत उदाहरण भी छोड़ा। उनकी विरासत इस रूप में जीवित है कि मंच पर महानता अक्सर पर्दे के पीछे गरिमा और शालीनता के साथ होती है। डिवाइन, जिसे हैरिस ग्लेन मिल्स्टेड के नाम से भी जाना जाता है, LGBTQ+ समुदाय के सच्चे प्रतीक और मनोरंजन में क्वीर दृश्यता के लिए अग्रणी थे। अपनी भव्य शैली, निडर प्रदर्शन और अविस्मरणीय पात्रों के साथ डिवाइन ने पॉप संस्कृति पर एक अद्वितीय छाप छोड़ी, जो आज भी गूंजती है। 1950 के दशक में बाल्टीमोर में बड़े होते हुए मिल्स्टेड का बचपन आसान नहीं था। उन्हें अधिक वजन और अलग होने के लिए तंग किया गया, जो उस समय कई LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए एक परिचित अनुभव था। लेकिन 16 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म निर्माता जॉन वॉटर्स में एक दोस्त और सहयोगी पाया, जो उनके जीवन भर के सहयोगी बन गए। वॉटर्स ने मिल्स्टेड की क्षमताओं को पहचाना, उन्हें वैसा ही स्वीकार किया जैसा वह थे, और साथ मिलकर उन्होंने सीमाओं को धक्का दिया और अपनी स्वयं की एक शैली बनाई। डिवाइन के मंच नाम से मिल्स्टेड गंदगी की रानी के रूप में प्रसिद्ध हुए और एक ड्रैग क्वीन, संगीत कलाकार और कल्ट फिल्म स्टार के रूप में अपनी जगह बनाई। जॉन वॉटर्स की कुख्यात फिल्मों जैसे पिंक फ्लेमिंगोज, फीमेल ट्रबल और पॉलिस्टर में डिवाइन ने मुख्य भूमिका निभाई और अपमानजनक हास्य और अविस्मरणीय पात्रों को जीवंत किया। उनके प्रदर्शन चौंकाने वाले और हास्यास्पद दोनों थे, जो एक ड्रैग क्वीन होने के अर्थ को फिर से परिभाषित करते थे और एक ऐसी छवि बनाते थे जो मुख्य धारा की अपेक्षाओं से परे थी। लेकिन डिवाइन की प्रतिभा अभिनय तक सीमित नहीं थी। उन्होंने संगीत में भी कदम रखा, रॉक और डिस्को ट्रैक्स रिकॉर्ड किए, जो गे क्लब दृश्य में हिट बन गए। और 1988 में उन्होंने वॉटर्स की फिल्म हेयर स्प्रे में एडना टर्नब्लाड की प्रतिष्ठित भूमिका निभाई, एक प्रदर्शन जिसने उन्हें और भी व्यापक दर्शकों से परिचित कराया और उनके सबसे पसंदीदा भूमिकाओं में से एक बना रहा। अर्ल हॉलिमन की यौनिकता का सवाल दशकों से प्रशंसकों और मीडिया के बीच चर्चा का विषय रहा है। जिस दौर में उन्होंने प्रसिद्धि पाई, उस समय की सामाजिक दबावों की तुलना आज से बहुत अलग थी। हॉलीवुड की दंतकथाओं की दुनिया में कुछ नामों का प्रभाव अर्ल होलीमैन जैसा है। अपनी मोहक प्रस्तुतियों और अचूक आकर्षण के लिए जाने जाने वाले होलीमैन ने फिल्म और टेलीविजन पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। फिर भी उनकी सफल करियर से परे उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में वर्षों से प्रश्न उठते रहे हैं, विशेष रूप से उनके रोमांटिक संबंधों और उनकी गुप्त जानकारी के चारों ओर फैली अफवाहों के बारे में। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद हॉलीमन ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक दृष्टि से दूर रखा, जिससे जिज्ञासा बढ़ी। जबकि उन्हें कभी भी गंभीर सार्वजनिक रिश्ते से सीधे तौर पर नहीं जोड़ा गया, फिर भी उनके रोमांटिक जीवन के बारे में अटकलें चलती रहीं। 20वीं सदी के मध्य में हॉलीवुड LGBTQ+ व्यक्तियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं थी और कई लोगों के लिए अपने प्रोफाइल को कम रखना उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि हॉलीमन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी यौनिकता की पहचान नहीं की। उनके निजी जीवन को निजी रखने की उनकी पसंद ने बस जिज्ञासा को बढ़ाया है। उस समय कई अभिनेताओं पर सीधे दिखने का काफी दबाव था, विशेषकर उन पर जिनके पास प्रमुख अभिनेता के रूप थे। कई प्रमुख सितारों के बारे में अफवाहें फैलीं और हॉलीमैन भी इसका अपवाद नहीं थे। फिर भी इन अफवाहों को हॉलीवुड के अक्सर प्रतिबंधात्मक माहौल के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है, जहां गोपनीयता को कड़ी सख्ती से सुरक्षित रखा जाता था और अटकलें अक्सर इन खाली स्थानों को भरती थीं।